बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रैम्बोलाइट्स के नाम से क्वेश्चन है, पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। मून ट्रेडिंग वाला इससे थोड़ा डिफिकल्ट है, ये उसके बाद क्वेश्चन आया था और ये थोड़ा क्लियर क्वेश्चन है इस लिहाज से कि इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस किस की परपीचुअल सिस्टम, और वो अभी अब डेवलप हो चुकी है। परपीचुअल सिस्टम में नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस किस तरह ट्रीट किए जाएंगे या शॉर्टेजेस की एंट्रीज क्या क्या बन सकती हैं। तो बहुत तवज्जो से पढ़ना है, कुछ चीजें आपके लिए काबिल गौर बातें। कैपिटल का बैलेंस ओपनिंग दिया हुआ है भाई, तो पहले लिखा फॉलोइंग इज द समराइज्ड ट्रायल बैलेंस ऑफ रैम्बो लाइट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। विजिबल होता है इसमें? सही है, दिख रहा है, विजिबल है। हाँ जी, बताइए सब लोग। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ठीक है ना, 100 मिलियन। बेटा बताएं, रिस्पॉन्स करें। 100 मिलियन कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, 100 मिलियन। जवाब दें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। लेकिन रिटेन अर्निंग के बैलेंस क्या होने चाहिए? क्रेडिट होने चाहिए ना, इक्विटी है वो। यहाँ क्या दिया हुआ है? डेबिट, यानी माजी के लॉसेस हैं। जिस तरह पार्टनरशिप में करंट अकाउंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस तरह इसका रिटेन अर्निंग क्या है? नेगेटिव है। तो जब आप बनाए एसओ एफ पी, कैपिटल कितना रख दें? 100। रिटेन अर्निंग कितनी रखें? नेगेटिव 30। उसमें ऐड करें इस साल का प्रॉफिट, समझे बात को, लेस करें ड्रॉइंग या डिविडेंड। जवाब देना बेटा। तो ये आपको रिटेन अर्निंग का दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, इसमें ऐड करेंगे इस साल का प्रॉफिट। लेकिन ओपनिंग बैलेंस नॉर्मल दिया हुआ है, एबनॉर्मल दिया हुआ है? एबनॉर्मल, नेगेटिव। क्या रखेंगे इसको? -30। क्यों? क्योंकि डेबिट बैलेंस है। इक्विटी का बैलेंस क्या होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस। तो समझ रहे हैं बात? ये ड्रॉइंग कितनी है, फिक्स एसेट की कॉस्ट कितनी है, अक्यूमुलेशन कितनी है? सर कोई डेट मेंशन नहीं है किसकी अक्यूमुलेशन। या तो ये क्या है, ओपनिंग है तो इस साल की डेशन चार्ज होना बाकी है, अगर ये क्लोजिंग है तो इस साल की डेशन चार्ज हो चुकी है। अब बहुत तवज्जो, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी लिखी जा रही है? तो ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहा है। दो बातें हो सकती है, तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट बन चुकी है, बोले, या फिर सिस्टम कौन सा? परपीचुअल। आमतौर पर परपीचुअल सिस्टम होना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड डेटर्स कितना, उस पर बनने वाला ओपनिंग प्रोविजन कितना, प्री पेमेंट्स अदर रिसीवेबल कितने, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना, 10% लॉन्ग टर्म लोन कितना, तो इस पे इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। तो अगर ये साल के स्टार्ट से लेके साल के एंड तक आउटस्टैंडिंग रहा है तो 120 का 10%, 12 का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ। इसमें से जितना पेड हुआ क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। बाकी क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट पेएबल। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स कितने से? 240। अक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स 28 से। सेल्स 750 से। कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस मिलाकर यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फाइनेंशियल चार्जेस, तो अगर ये फाइनेंशियल चार्ज 10 रुपए इंटरेस्ट है तो अगर साल का इंटरेस्ट कितना बनता है? 12 रुपए। तो 10 रुपए जो पे किया वो रिकॉर्ड किया, तो 2 रुपए क्या बनना चाहिए? इंटरेस्ट पेएबल। अभी कंफर्म नहीं है इस बारे में। और फिर से मिसलेनियस इनकम कितनी बेटा? अब सिस्टम कौन सा दिख रहा है आपको बेटा? परपेचुअल में क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने के लिए गोडाउन जाना पड़ता है या वेरीफाई करने जाना पड़ता है? क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंस शीट में मौजूद है। क्या ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको? कितनी दिखाई दे रही है बेटा? कितनी दिखाई दे रही है? 170। ट्रेड डेटर्स ये आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये कितनी? 170। तो ये 170 क्या होगा? इन्वेंट्री अकाउंट का बैलेंस सीडी, जो कॉस्ट पर कहां आ गया होगा? ट्रायल बैलेंस। अब इस 170 में कुछ स्टॉक ऐसा है, जैसे हमारे पास पिछला जो क्वेश्चन हमने आज स्टार्ट किया, 7500 बैलेंस शीट आ गया था ना, लेकिन उसमें तो 2 यूनिट्स गायब थे। तो हमने उस 2 यूनिट्स की कॉस्ट को हमसे क्या किया था? कम किया था। इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट किया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट की थी, या स्टॉक लॉस डेबिट किया था। वो एंट्रीज में आपको सीखने को मिल रही है। आरएल यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड टू रिकॉर्ड दिस इन्वेंट्री, ये बोलना जरूरी था। ये ट्रायल बैलेंस देख के भी तकरीबन अंदाजा हो रहा है कि सिस्टम कौन सा है? परपेचुअल।
ड्यूरिंग द फिजिकल इन्वेंट्री। अब जब उसने बोल दिया सिस्टम कौन सा है, परपीचुअल, तो क्या इन्वेंट्री की वैल्यू तलाश करने के लिए आप गए थे गोडाउन में, या उसकी रिकंसिलिएशन के लिए? ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कैरिड आउट 31 दिसंबर 2016 फॉलोइंग मैटर्स वर नोटेड। वही बात है तो हमने आज स्टार्ट में पढ़ी कि जो इन्वेंट्री आपके बैलेंस शीट में मौजूद है वो गोडाउन में नहीं। इन्वेंट्री शॉर्टेजेस अमाउंटेड टू ₹2 million विच इज कंसीडर्ड टू बी, कि आपके इन्वेंट्री के बैलेंस सीडी 170 में जो 2 मिलियन है वो गोडाउन में वेरीफाई नहीं हो रहे, क्या कर दो, निकाल दो। एंट्री क्या बनी, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल। इन्वेंट्री पे पहला डॉट, इन्वेंट्री पे पहला डॉट, कॉस्ट ऑफ सेल पे पहला डॉट, क्विक। इन्वेंट्री पे पहला डॉट, कॉस्ट ऑफ सेल पहला डॉट। अगला पॉइंट पढ़ूं, एंट्री लिखवाने की जरूरत है क्या ये वाली? गुड्स कॉस्टिंग 15 मिलियन, बोले गुड्स कॉस्टिंग वर डैमेज। डैमेज क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है। इन फायर एंड हैव नो सेल्स वैल्यू, उनकी कोई सेल्स वैल्यू नहीं है। तो ये 15 मिलियन की इन्वेंट्री गोडाउन में डैमेज मिल रही है और ये स्क्रैप होगी, अब इसका कुछ नहीं होना। तो ये इन्वेंट्री 15 मिलियन की आपकी कॉस्ट में मौजूद होगी ना, क्या करते हैं, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट करते हैं, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट करते हैं। स्टॉक लॉस, लेकिन क्या वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगा या अदर एक्सपेंस का पार्ट बनेगा? वो किस नाम से आएंगे, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। डॉट लगाएं किस पर, सेलिंग एंड, जहां एक्सपेंस जाना चाहिए वहीं ले जाएं। तो एंट्री बनी, क्या एंट्री बनी, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस डेबिट, स्टॉक लॉस उसमें ऐड हो गया, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कितने से जनाब, 15 मिलियन से। दो डॉट आ गए, इन्वेंट्री पे लगे 2 डॉट, कॉस्ट ऑफ सेल पे 1, सेलिंग एडमिन पर 1। आगे पढ़ूं, goods costing 1 million were withdrawn by the owner for his personal use but no adjustment was made in the books। 1 मिलियन की जो इन्वेंट्री वहां मौजूद नहीं है गोडाउन में, जो इन्वेंट्री अकाउंट में है, क्यों है, इसलिए कि विड्रॉ हो गई, लेकिन यहाँ कोई एंट्री बनी नहीं है। ड्राइंग की एंट्री बनाओ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, 1 डॉट ड्राइंग पर, इन्वेंट्री पे तीसरा डॉट। कोई मसला यहाँ तक, कोई मसला हो तो बोलिए। कितने डॉट लग गए? ये तो आपसे तीनों एडजस्टमेंट आपसे बगैर बोले पास हो जानी चाहिए। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज, गुड्स कितने की बची थी, वर रिटर्न, वापसी आ गई, वापसी आ गई तो गोडाउन में आ गई होंगी, और अगर उनके आने के बाद गिनती हुई तो गिनती में भी शामिल हो गई होंगी। बोले बट हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, उनका वापसी आना रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो परपीचुअल सिस्टम में वापसी आने की एंट्री क्या है, सेल रिटर्न की एंट्री है ना, लेकिन सेल रिटर्न के साथ कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी तो बनती है। तो 7 मिलियन की गुड्स वापस आ गई, 1 डॉट लगाइए ट्रेड रिसीवेबल पर, 1 डॉट लगाइए ट्रेड रिसीवेबल पर, 1 डॉट लगाइए सेल्स पर या सेल रिटर्न पर। सेल रिटर्न मौजूद है, ये सेल्स है डायरेक्ट, अगर सेल रिटर्न ना हो ना डायरेक्ट सेल पर डॉट लगा लें, सेल में से माइनस करना ना वैसे भी आपने। क्या एंट्री बनाएंगे बेटा, सेल रिटर्न डेबिट 7 मिलियन से, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कितने, 7 मिलियन से। लेकिन परपीचुअल सिस्टम में हर सेल के साथ या सेल रिटर्न के साथ कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री बनती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट करते हैं, वो कन्वर्ट करने के लिए आपको कॉस्ट दी हुई है, मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप दिया हुआ है 40%, कॉस्ट प्लस। तो 7 मिलियन जो है 140 के बराबर है, डिवाइड करें 140 से, मल्टीप्लाई करें 100 से, 5.5 मिलियन, एग्जैक्ट 5 मिलियन, अच्छा 5 मिलियन। तो एंट्री बनी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 5 मिलियन से, ये इन्वेंट्री में ऐड होगा। अब तक के 3 इफेक्ट इन्वेंट्री में से क्या हुए हैं, लेस हुए हैं, ये ऐड होगा। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कितने से, 5 मिलियन से। ये 5 मिलियन गोडाउन में है, अकाउंट में नहीं है। क्यों नहीं है, अकाउंट में इनका वापसी आना रिकॉर्ड नहीं है। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 5 मिलियन से, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल पे कौन सा, दूसरा डॉट, चेक करें।
कोई मसला यहाँ तक बेटा? यहाँ तक इम्पैक्ट हो गए? अगला पॉइंट क्या है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। गुड्स बेची, उधार पे बेची, डिस्काउंट कितना दिया? ये बताइए, सेल जो रिकॉर्ड होती है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद रिकॉर्ड होती है ना। तो अगर सेल वैल्यू जो थी वो 20 मिलियन थी, तो 20 मिलियन का 5% कितना बनता है? 1 मिलियन। आवाज ही नहीं आ रही बेटा? तो सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए कितने पर? याद है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री लिखते हम इनवॉइस वैल्यू बिफोर डिस्काउंट, कितनी लिखते हैं? 20 मिलियन। उस पर लेस करते ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। ये ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट है ना, तो लेस करते ट्रेड डिस्काउंट कितना? 5% कितना आता? 1 मिलियन। और हम लिखते हैं इनवॉइस वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट। ये वैल्यू जाती है सेल्स डे बुक में, वहां से जाती डेटर के अकाउंट में। डेटर डेबिट होता है 19 मिलियन से, सेल क्रेडिट होती 20 मिलियन। कितने से? जितने से इनवॉइस जनरेट हो यार। तो सेल डेबिट होती, सेल क्रेडिट होती कितने से? 19 मिलियन से। डेटर डेबिट होता कितने से? 19 मिलियन से। लेकिन ये एंट्री आपने गलती से किस पे बना दी? ग्रॉस पर। यानी अगर आपने इनवॉइस कितने बना दी है? 20 मिलियन पर, तो सेल्स के बुक में कितना एंटर हुआ? 20 मिलियन। कॉलम में कितना है? 20 मिलियन। टोटल में कितना है? सेल के अकाउंट में कितना, डेटर के अकाउंट में कितना? तो दोनों में 1 1 ज्यादा है, 1 यहाँ से कम, 1 वहां से कम। एक डॉट और ट्रेड रिसीवेबल पे, एक डॉट और सेल्स पे। एंट्री क्या बनी? सेल्स डेबिट। कॉस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल के साथ रिकॉर्ड हो गई होगी जो भी ओरिजिनल कॉस्ट। सेल आपने बढ़ा के लिखी, कॉस्ट ऑफ सेल का कोई इफेक्ट नहीं। तो क्या एंट्री बनी? सेल्स डेबिट 1 मिलियन से। बोले बेटा ट्रेड डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 1 मिलियन से। बना ली एंट्री। चलें जी, अब इसी एंट्री पे डिपेंड करता है कि आगे नंबर थर्ड पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? rupees 2 million were recovered in full and final settlement of all outstanding balance of rupees 3 million which had been written off. The amount recovered was credited to trade debtors account. पहले सुन लें तब। माजी बता रहा है, माजी। माजी में एक बैलेंस था कितने का? 3 मिलियन। क्या अब वो आपकी बुक में मौजूद है? ना मौजूद होने की वजह उसका राइट ऑफ होना। आपने 3 मिलियन से उसको राइट ऑफ कर दिया। आज उसके बदले कितने पैसे मिल गए? 2 मिलियन। तो जो मिला वो गनीमत, जो मिला वो गनीमत के नहीं। तो एंट्री सीधी क्या बन चाहिए? कैश या बैंक डेबिट बेडेड एक्सपेंस क्रेडिट। और आपने गलती से एंट्री बना दी कैश या बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। पढ़े ना बेटा? नहीं समझ में आई बात? अब उसने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोलकर आपको कंफ्यूज कर दिया। डिस्काउंट अलाउड का टर्म हम जब इस्तेमाल करते जब वो डेटर हमारी बुक्स में आज मौजूद होता, वो तो राइट ऑफ हो चुका है। तो जितने पैसे मिले वो बैड डेट रिकवरी, पूरे मिले या पार्शियल मिले, अच्छी बात है ना, मिल गए पैसे। डिस्काउंट का टर्म थोड़ी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो पहले तय कर लें ये डेटर आपकी बुक्स में मौजूद है, नहीं मौजूद ना, राइट ऑफ हुआ। तो भाई पैसे मिलने की एंट्री क्या होनी? एक ऐसा बंदा जो बुक्स में मौजूद नहीं है उससे उससे रिकवरी की एंट्री कैश या बैंक डेबिट बेडेड एक्सपेंस क्रेडिट। आपने गलती से क्या एंट्री बनाई? कैश या बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। डेटर को गलत क्रेडिट किया ना, तो ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट कर दे कितने से? 2 मिलियन से। बेडेड एक्सपेंस क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। बेडेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा बेटा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर। जवाब देना बेटा। तो एक डॉट लगाएं ट्रेड रिसीवेबल पर, तो उसकी वैल्यू बढ़ानी है कितने से? 2 मिलियन से। भाई जवाब दे दिया करें। और एडमिन एक्सपेंस को कम करना है, बोले ना बेटा, डॉट लगाएं। लगा लिया डॉट सबने? जवाब दें। अगला पॉइंट, RL maintains a provision for doubtful debts at 3% of the year end balance. चलिए भाई बड़ी सिंपल। अब बताए डेटर का बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस कितना है? कोई जल्दी करें, जल्दी करें। कितना? ट्रेड रिसीवेबल कितना? 400 ना एग्जैक्ट, या 470? 400। अब बताओ डॉट कितने लगाए इसके? देख लें अच्छी तरीके से। 3 डॉट सर, 3 डॉट। पहली इंस्ट्रूमेंट कौन सी है? आखिरी वाली, पहली की आखिरी वाली। अच्छा क्या करो जल्दी से, 400 माइनस 7,
भाई 7 कौन से वाले, सेल रिटर्न वाले। तो फिर सर आप डेटर में सेल रिटर्न माइनस कर रहे हैं, सेल रिटर्न होने के तो डेटर में कमी आ रही है वो माइनस कर। तो 400 माइनस 7, आवाज नहीं आ रही बेटा, माइनस 1, एक कौन सा वाला, 20 मिलियन वाला, प्लस प्लस 2, इसका निकालिए आप कितना, 5%, सॉरी 3%, 3% 11 पॉइंट, ओपनिंग बैलेंस क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज कितने से, 0.18 से, 0.18 से एंट्री बनी, बेडेड एक्सपेंस क्रेडिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, एक डॉट लगा लो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट को, उसको 0.8 से क्या करना है, कम कर लेना है तुम्हें 1.8 से, और एक डॉट लगा लो किस पर, सेलिंग एंड उन एक्सपेंसेस को कम करना है आपने, कम करके आपने ले जाना है कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री बना लो अपने पास, याद रहेगी बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट 0.18 से, बेडेड एक्सपेंस क्रेडिट 0.18 से। हाँ बेटा बहुत तवज्जो। ईयर एंड बताओ, हमारा ईयर एंड 2016, ये ईयर एंड है। अब ये लाइन पढ़ो, मिसलेनियस इनकम इंक्लूड्स 12 मिलियन रिसीव, जितने मिले उतने क्रेडिट कर दिए कहां पर, इनकम में। आवाज नहीं आ रही बेटा, ये क्यों मिले, अगेंस्ट एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग ऑन 30 अप्रैल 2017। बताएं भाई, 12 मिलियन मिले हैं, किस चीज के लिए मिले हैं, जो एक्सपायर कब हो रहा है, और 30 अप्रैल तक आने में कितना वक्त बाकी है, तो इट मीन ये पेमेंट 12 महीने की है, डिवाइड बाय 12 कर दें, पर मंथ क्या बन जाएगा, 1 मिलियन बोले। तो इसमें से 4 महीने भी एक्सपायर नहीं हुए, क्या है, अनअर्न्ड है। तो 12 को आपने पूरा क्या माना हुआ है, इनकम माना हुआ है, तो 12 को इनकम रहने दें, 12 में जो इनकम नहीं है वो रिवर्स कर दें, क्या इनकम नहीं है, 4। आवाज ही नहीं आ रही बेटा, तो आप क्या करें, मिसलेनियस इनकम डेबिट करें, कितने से, 4 से, अनअर्न्ड इनकम यानी अदर पेएबल। भाई जवाब दे, क्या कर दें, क्रेडिट कर दें, बोले बेटा बोले, मिसलेनियस इनकम डेबिट 4 मिलियन से, डॉट लगाओ किस पर, मिसलेनियस इनकम पर, डॉट लगाओ किस पर, अक्रूड एंड अदर पेएबल्स पर। जवाब दें, एनुअल रेंट अमाउंट इन रुपीज 24 मिलियन वॉज पेड, ये हमने पे किया, कब पे किया, एडवांस में, कब पे किया, 1 अक्टूबर को, एंड चार्ज एक्सपेंस पूरा क्या कर दिया, एक्सपेंस मान लिया। ये एक्सपेंस किधर होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, बोलो ना, जवाब देना बेटा, सेलिंग में होगा या एडमिन में होगा, जवाब तो दें। तो 24 से एक्सपेंस माना हुआ है, पे हुआ है पूरे साल का, अक्टूबर एक्सपायर, नवंबर एक्सपायर, जो एक्सपायर है उसको एक्सपेंस में छोड़ दो, जो एक्सपायर नहीं है उसको एक्सपेंस से निकाल कर कहां ऐड कर दो, प्री पेमेंट में, डॉट लगाओ प्री पेमेंट के ऊपर। प्री पेमेंट डेबिट 18 से, एडमिन एक्सपेंस क्रेडिट कितने से, 18 से, उसी में शामिल होगा ना, क्योंकि अलग से तो हेड दिखाई नहीं दे रहा किसका, रेंट का। जवाब दें बेटा, बन गई एंट्री। अच्छा उसके बाद क्या है, आगे पढ़ू, लॉन्ग टर्म लोन वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 फरवरी 2016 एंड इज रीपेएबल इन 2020। जवाब ही नहीं मिला बेटा किधर, लॉन्ग टर्म लोन कब लिया बेटा, इस साल के स्टार्ट के 1 महीने बाद, तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू, तो इंटरेस्ट इज देयर ऑन ड्यू सेमी एनुअली, इंटरेस्ट ड्यू होता है 6 महीने करके, ऑन अगस्त एंड 1 फरवरी ईच ईयर। इंटरेस्ट इज चार्ज टू एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है जी, इंटरेस्ट को हम एक्सपेंस बनाते हैं कब, तो इंटरेस्ट आपने 6 महीने करके पे करना है ना, मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब क्या है, फरवरी हिसाब लगाओ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 6 महीने का इंटरेस्ट कब पे हुआ, 1 अगस्त। तो अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, जनवरी अगले साल, मिलाकर पे होगा अगले साल फरवरी में।
इस साल 5 महीने का इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन पे नहीं हुआ। लोन कितना था? 120 मिलियन का, उसका निकाला हमने 10%, मल्टीप्लाई किससे किया? 5 से, डिवाइड किससे किया? 12 से। बताइए 5 महीने का इंटरेस्ट क्या अक्रूड है? फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट, फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। अक्रूवल अदर पेबल्स करें, डॉट लगा लिए भाई। फाइनेंशियल चार्ज लिखा हुआ है ऊपर, डॉट लग गया उसके ऊपर। वहां ऑलरेडी 10 लिखा हुआ है, वो 10 पूरा इंटरेस्ट नहीं है, उसमें इंटरेस्ट जो है वो पहले 6 महीने का पेड है, 5 महीने का पेड नहीं है। सही है, उसी में इजाफा कर दो, कितने थे? 5 महीने से। उसके बाद नंबर 8, ये क्वेश्चन ज्यादा आसान लग रहा है ना, तो ये कर लेते पहले। इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 8 मिलियन वॉज परचेज ऑन, या तुम लोग पटरी पे आ रहे हो हैं? दो में से कोई एक बात है। इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 8 मिलियन वॉज परचेज ऑन 1 सितंबर 2016 अगेंस्ट, इक्विपमेंट खरीदा है कितने का? बहुत दफा इसमें आ चुकी है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन में करवा चुका हूँ क्लास, अगर याद पता नहीं समझ तो याद नहीं। इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 8 मिलियन वॉज परचेज, इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी? कब परचेज हुआ? अगेंस्ट द इक्विपमेंट वाज नॉट यूज्ड एंड रिटर्न ऑन 31 दिसंबर 2016। चलो कमाल है ना, खरीद लिया, आ गया, बोला नहीं चाहिए, वापस दे दो। The supplier agreed to set off the cost of the equipment against the amount payable by RL. The return as well as reversal of debt is not yet to be is yet to be recorded. कैसी बात होगी? The return as well as reversal of debt is yet to be, यानी इस पर डेप्शन भी चार्ज हो चुकी है, जब भी तो रिवर्स करनी है। यानी इसका मतलब क्या है? इस लाइन से पता लगा इस साल की जो भी डेप्शन है वो चार्ज हो चुकी है और हमें करने की जरूरत नहीं। तो जिंदगी आसान कर दी कुछ, सिर्फ क्या करना है, जो डेप्शन गलत चार्ज हुई है वो रिवर्स कर। अब बात क्या है? सिंपल भाई, 8 मिलियन का एसेट आपके एसेट में कैपिटलाइज हुआ है, वहां से करो क्रेडिट और पेएबल करो डेबिट, खत्म बात। पेएबल ना, एडवांस की बात कुछ हुई भी है क्या? ये बेटा बेटा एडवांस पेमेंट के लिखा हो तो, लेकिन एक पॉइंट इसमें आ रहा है, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 8 मिलियन वाज परचेज्ड ऑन 1 सितंबर अगेंस्ट एडवांस पेमेंट, इक्विपमेंट वाज नॉट यूज्ड एंड रिटर्न ऑन, द सप्लायर agreed to set off the cost of equipment against the amount payable by RF। ये धोखा है यहाँ, हम नहीं सेट ऑफ करवा रहे, समझेगा मेरी बात, सुनिएगा बहुत, ये इसमें आप हमने तो इसकी इस इक्विपमेंट की तो हमने एडवांस कर दी थी ना बेटा। तो जब हमने इसको परचेज किया होगा, जब ये एसेट हमारा, जब हमने पहले इसको स्टेप बाय स्टेप देखा, हमने पेमेंट किया एडवांस में, कैशिया बैंक क्रेडिट, एडवांस टू सप्लायर डेबिट, इक्विपमेंट आया हमारे पास, इक्विपमेंट डेबिट, एडवांस क्रेडिट, खत्म एडवांस। अब एडवांस थोड़ी है बुक्स के, अब जब इक्विपमेंट वापसी जा रहा है तो इक्विपमेंट क्रेडिट हमारा रिसीवेबल डेबिट, जब ये पैसा हमें वापस चाहिए, लेकिन वो पैसे वापस नहीं मिल रहे, वो ये बोल रहा है कि तुमने जो दूसरे वाले मुझे पैसे देने थे वो नहीं देना। हाँ, सेट ऑफ कर लिया, मतलब जो तुम्हारा पेएबल है ना वो तुम मुझे पे नहीं करना, और उसमें से ये पैसे क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। समझे बात या नहीं? तो एंट्री क्या बनी? इक्विपमेंट क्रेडिट 8 मिलियन से, और ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल डेबिट कितने से? 8 मिलियन से। डॉट लगा लो बेटा, ट्रेड पेएबल है ना, अमाउंट पेएबल बाय आर, क्योंकि इन्वेंट्री भी तो खरीदते होंगे ना नॉर्मली हम उससे, अदर पेबल नहीं अज्यूम कर सकते, इसमें हम क्या अज्यूम करें? ट्रेड पे। और अब क्या करो, 8 मिलियन पे तुमने डेप्शन चार्ज की होगी, उसके लिए पहले पॉलिसी पढ़ लो। डेप्शन ऑन फिक्स्ड एसेट इज चार्ज 15% पर एनम फ्रॉम द मंथ ऑफ एडिशन टू द मंथ प्रायर टू डिस्पोजल। तो ये तो डिस्पोजल थोड़ी हुआ है, ये तो वापसी हुआ है। तो इस साल आपने इसके ऊपर अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने की डेप्शन चार्ज की, वो क्या करते? रिवर्स करते। और ये एसेट का पहला साल था, तो इस पे तो आरबीएम का इतलाक होता ही नहीं, सोचे जरा इस बात को।
तो क्या करें, 8 मिलियन का निकालें आप कितना, 15%, मल्टीप्लाई क्या कर दें 4 डिवाइड बाय 12। तो इस पे चार्ज की डिडक्शन कहाँ है बेटा, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंस क्या करें, क्रेडिट करें, कम करें, और अक्यूमुलेटेड डिडक्शन क्या करें, डेबिट करें। एंट्री बनाए बेटा, अक्यूम डिडक्शन डेबिट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस करें। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कर दें या आप ट्राई करेंगे खुद से, लिख लीजिएगा इसको, घर जाएगा अभी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मजीद बातें पर आपसे कल की क्लास में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।